जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। नवीन सर के द्वारा जो नायक 2.2 सीरीज चलाई जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 2 सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो 5 रिवीजन क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सदनाम पी बालकृष्णन, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथकली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल वाटर वे 100 किस नदी पर है? तो यह है तापी नदी पर। अगला क्वेश्चन है अनगार्डेड पुस्तक किसकी है? तो यह है मिताली राज की। अगला क्वेश्चन है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है तीसरा आंग्ल मैसूर किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मंगलौर की संधि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये है हमारा इदक्का। क्या है? इसे इदुक्का भी बोलते हैं। ठीक है। और मृदंगम है, बांसुरी और बीड़ा, ये 4 वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं मोहिनी अट्टम में। ठीक है। देखो मोहिनी अट्टम में जो साड़ी पहनी जाती है वो पहनी जाती है कसाबू साड़ी। ठीक है। ये पता है कहाँ की साड़ी? ये केरल की साड़ी है, कसाबू साड़ी, बहुत फेमस है। क्वेश्चन पूछा भी यही, कसाबू साड़ी मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा केरल। देखो मोहिनी अट्टम भी केरल का, तो साड़ी भी होगी ना केरल की। जो इसकी भाषा है मोहिनी अट्टम की वो है मणि प्रबलम। कौन सी है? मणि प्रबलम। और जो इसकी पुस्तक है वो है व्यवहारमाला, मतलब इसका उल्लेख मिलता है मोहिनी अट्टम का, वो व्यवहारमाला पुस्तक में मिलता है। नाट्य शास्त्र में इसे लास्य शैली कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो मोहिनी है इसमें जो शब्द, उसका अर्थ है सुंदर स्त्री। क्या अर्थ है इसका? सुंदर स्त्री। और जो अट्टम शब्द है इसका मतलब होता है नृत्य। ठीक है। जो सुंदर स्त्री का नृत्य ये मोहिनी अट्टम है। भगवान विष्णु का स्त्री रूप मोहिनी अट्टम को कहते हैं। ठीक है। जादूगरनी का नृत्य ये भी मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। सब चमेली के फूल इस नृत्य में इस्तेमाल होता है। जो चमेली का फूल होता है ना वो मोहिनी अट्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री ये डॉक्टर सुनंदा नायर ने हासिल की है। ठीक है। देखो जितने भी मतलब कलाकार हैं उनके अगर नाम में अगर नायर लिखा हुआ है तो वो कलाकार मोहिनी अट्टम से होंगे। ठीक है। 99%। एक आध अगर अपवाद होगा तो होगा, वरना होगा नहीं। नायर मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम की जननी कौन है? तो यह है के कल्याणी कुट्टी अम्मा। अगला क्वेश्चन है पल्लवी कृष्णन, इनका संबंध। तो वो इनको संगीत नाटक अकादमी 2023 मिला है। ठीक है। ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अक्षरा एम नाचा, इनको बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये भी मोहिनी अट्टम से हैं। तो मोहिनी अट्टम के 3 रूप हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है पेरिस में। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे तो क्या बताओगे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। इसमें भारत कब जुड़ा था यूनेस्को में? तो ये जुड़ा था 1946 से। ठीक है। यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल ये हैं इटली में। कितने हैं? 60 हैं इटली में, 60। और यूनेस्को की भारत में कितनी साइट हैं? तो ये है 43। देखो 45 तो कल्चरल है यानी कि सांस्कृतिक, 7 हमारी प्राकृतिक है नेचुरल, और एक है मिश्रित मिक्स, वो कंचनजंगा जो 2016 में ऐड हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है? तो यह है आगरा का किला। कब हुआ था ये हुआ था 1983 में। ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा, हम्पी और खजुराहो। देखो काजीरंगा था वो था 1985 में, और हम्पी था 1986 में, और जो खजुराहो था वो था 1986 में। ठीक है। जो खजुराहो का है वो मध्य प्रदेश में है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। और जो हम्पी था देखो वो 50 रुपये का नोट होता है, उस पर छपा हुआ था इसका चित्र। अगला क्वेश्चन है एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है मनीला में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ILO, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है IMF, इसका है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है SU की, देखो SU का है बीजिंग में। यूनिसेफ इसका है न्यूयॉर्क में, और UNDP इसका भी न्यूयॉर्क में है। अनकटार और WHO इसका जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है। और ये पहली बार दिया गया था 1965 में। किसे मिला था? ये मिला था जी शंकर कुरूप को। इनकी रचना कौन सी थी? आड़ा कोजाई थी। कौन सी? आड़ा कोजाई। और जो भाषा कौन सी थी इनकी? ये थी मलयालम। अगला क्वेश्चन है पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ मिला, मतलब 1976 में मिला था आशापूर्णा देवी को। भाषा थी बांग्ला। और हिंदी के लिए पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना थी चिदम्बरा।
और हिंदी के लिए पहली महिला कौन थी, तो वो थी महादेवी वर्मा, इन्हें मिला था यामा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, तो ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। राशि कितनी दी जाती है इसमें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर राशि आपसे पूछी जाएगी तो आंसर होगा 11 लाख। इसकी भाषा कौन सी है, भाषा इसकी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं ना टोटल, उनमें दिया जाता है, ठीक है। देखो जो 25 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ला, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना हमारी 1954 में हुई थी, ठीक है। और जो व्यास सम्मान है, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। और कबीर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1986-87 में हुई थी, ठीक है। या तो 86 आएगा ऑप्शन में, या तो 87 आएगा। और जो कबीर पुरस्कार है ना, इसको कौन सी मतलब किस राज्य की सरकार देती है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश सरकार और एक पुरस्कार देती है, वो देती है तानसेन पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है, तो आंसर होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। कितना, ये 96 किलोमीटर, ये 2021 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये 1999 में शुरू हुई थी हमारी और 2012 में जाके पूर्ण हुई है, यानी कितने साल, 13 साल टोटल हो गए। देखो एक दिल्ली चतुर्भुज मतलब चार है इसमें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ पर हैं, तो यह है महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है। भारत की सबसे ऊंची सड़क, यह है उमलिंग पास, यह है 19,300 फीट ऊंची, ठीक है। उमलिंग दर्रा भी है। 2011 की जनगणना में किस यूटी में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है। कुल साक्षरता में भी प्रथम स्थान है यूटी में, कितना है 92.28%। अगला क्वेश्चन है साक्षरता में पहला राज्य, तो ये केरल है, कितनी है 94% है। और दूसरा राज्य पूछा जाएगा मिजोरम, तो इसका कितना है सर 91.58%, ठीक है। सबसे कम साक्षरता पूछी जाएगी तो बिहार की है, बिहार के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है बिहार की, 61.80%, ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सर्वाधिक अंतर कितना है साक्षरता में पुरुष और महिला में, तो ये राजस्थान में है, कितना है 27.85%। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये शेरछिप मिजोरम में है, ठीक है। ये कितना परसेंट है, ये 97.91%। और सेकंड नंबर पे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये मिजोरम का आइजोल, मिजोरम की राजधानी भी है आइजोल। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो यह है अलीराजपुर, यह है मध्य प्रदेश का, 36.10%। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है, तो ये 22 गज गुणा 10 फीट, ठीक है, 22 गुणा 10। देखो अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 22 गज यानी 20.11 मीटर इंटू 3.05 मीटर, ठीक है। ये लेंथ है, ये चौड़ाई है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो देखो अगर सेंटीमीटर में पूछी जाएगी तो 72, और इंच में पूछी जाएगी तो 28.8 इंच। और इसकी चौड़ाई क्रिकेट स्टंप की यह है 9 इंच, ठीक है। बल्ले की लंबाई पूछी जाएगी तो 38 इंच और चौड़ाई तो 4.25 इंच। बॉल का वजन पूछा जाएगा तो आएगा 5.5 से 5.75 ऑन्स, इसे ऑन्स में मापते हैं, ठीक है, बॉल का वजन क्रिकेट की। ग्राम में पूछेंगे तो 155 से 163 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बॉल होती है ना क्रिकेट की, उसकी परिधि कितनी है, परिधि यानी रेडियस, तो यह है 8 सही 13/16 माइनस 9 इंच, या ऐसे बोल सकते हैं 224 से 229 मिलीमीटर, ठीक है, या 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है पेपर में। पॉपिंग क्रीज, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी होती है 4 फीट, इसकी लंबाई होती है, ठीक है, ये 4 फीट। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये मोढेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम, तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे तेज पिच, तो ये पर्थ पिच, ठीक है, पर्थ ग्राउंड है, बाका ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ये है। इकाना स्टेडियम हमारा लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम ये हमारा दिल्ली में है, ठीक है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलोर में है। एम चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और ईडन गार्डन कोलकाता में है और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है डॉलर बहू किसकी पुस्तक है, तो ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। किसकी है, सुधा मूर्ति की। देखो एसएससी सबसे ज़्यादा पुस्तकें सुधा मूर्ति की पूछती है, इसीलिए इन्हें एसएससी की जान कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पुस्तकें इन्हीं की पूछी गई हैं अभी तक। इनको पद्मश्री कब मिला था, इन्हें मिला था 2016 में।
और पद्म विभूषण कब मिला इन्हें? 2023 में। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इनकी, 2024 में ये राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जितनी भी बुक्स हैं आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, किसी किताब से पढ़ लेनी है, किसी टीचर की क्लास से। इनकी बुक देखो कौन कौन सी है। एक है 3000 टाँके, अगली है महाश्वेता और 10 सर्किल ऑफ लाइफ 2025 में लिखी है ये वाली बुक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगी जरूर कहीं ना कहीं। अनुराधा राय, इनकी बुक का नाम है स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ठीक है। किरण देसाई, इनकी बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आपको कमेंट करके ये बताना है जो बुकर पुरस्कार है ना वो सबसे पहले किसे मिला था, क्या किरण देसाई को मिला था क्या, ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द डॉक्टर एंड सेंट्स, आज़ादी। ये तीनों बुक किसकी हैं? ये अरुंधति राय की बुक है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द विट एंड विजडम, ये नारायण मूर्ति की बुक है। देखो उद्देश्य का शब्दावली का अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य का हमारी ली कहाँ से है, हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? ये की है अमेरिका से, यूएसए। और जो उद्देशिका की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। देखो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष प्रस्तावना में मतलब ऐड हुआ था? तो यह था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976, ठीक है, इससे जोड़ा गया था। और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेरुवारी केस कब हुआ था? तो देखो जो बेरुवारी केस था वो हुआ था 1960 में। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला केस है सज्जन सिंह केस, ये 1964 में हुआ था, ठीक है। और अगर एक केस और हुआ था इसमें, गोलकनाथ केस 1967। इसमें ये कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती, ये किस केस में बात कही गई है? तो आंसर होगा गोलकनाथ केस जो हमारा 1967 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1994 में, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस, ये हुआ था 1973 में। इसमें भी ये बात बोली गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो संविधान को बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी जी हमारे संविधान की किताब को अपने मतलब हाथ में लेकर चुनाव प्रचार में मतलब गए थे, जगह जगह घूम रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि जो बीजेपी पार्टी है वो संविधान को बदल देगी। और जबकि सत्य बात तो ये, हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान कांग्रेस की सरकार में बदला गया है। ये बात आपने पढ़ी होगी, इंदिरा गांधी की सरकार रही थी, बहुत ज़्यादा संशोधन हुए हमारे संविधान में कांग्रेस की सरकार में। और बीजेपी की पार्टी तो मतलब अभी आई है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? तो ये थी मुर्शिदाबाद, और ये मुर्शीद कुली खां ने बनाई थी, ठीक है। देखो मुर्शिदाबाद से पहले हमारी ढाका थी और मुंगेर की राजधानी मीर कासिम ले गया था, ठीक है इसको। अगला है काल कोठरी की घटना, तो ये हुई थी 20 जून 1756। मीर जाफर की मृत्यु ये हुई थी 1765। इलाहाबाद की संधि 1765 और बक्सर का युद्ध 1764। ये डेट्स हैं, याद रखनी है आपको। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाक के मैदान से भाग निकला। निम्न में से कौन से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? ऊँट पे बैठ के गया था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? देखो मराठाओं ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला है 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, सालबाई की संधि से इसका अंत हुआ था। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। 1805 में राजापुर घाट की संधि हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 1 साल चला ये। इस युद्ध से मंदसौर की संधि हुई थी, ठीक है। इसे मंडेसर की संधि भी बोलते हैं। ये 1818 में हुई थी, होलकर बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। केटू के बाद भारत में निम्न में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो ये कंचनजंगा है, ठीक है। केटू के बाद इसी का नंबर आता है। इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर, ठीक है। देखिए केटू या गॉडविन ऑस्टिन, इसकी है 8611 मीटर, ठीक है। अगला है नंगा पर्वत, यह है 8126, ये तीसरे नंबर की है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन ये पहले नंबर की है। अगला क्वेश्चन है दोदा बेट्टा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन होता है ना, यहीं पे होता है। देखो 2637 मीटर है दोदा बेटा की ऊंचाई, ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये अनाईमुडी जो है हमारी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और अनाईमुडी की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट पूछी जाएगी आपसे 2695 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
देखो राजस्थान, राज्यों की सर्वोच्च चोटियाँ होती हैं उनको देखते हैं। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी बतानी है तो आंसर होगा गुरु शिखर, यह है 1722 मीटर। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी यह है सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की पूछी जाएगी तो धूपगढ़ चोटी। उत्तराखंड की तो नंदा देवी। महाराष्ट्र की कलसुबाई। उड़ीसा की देवमाली। अरुणाचल की कांगतो। उत्तर प्रदेश की अमसोद शिखर। मिजोरम की फांगपुई। कर्नाटक की मुलियनगिरी। झारखंड की पारसनाथ। ठीक है, अब देखो कुछ पहाड़ियाँ देखते हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं, नल्लामलाई और सेबराय। राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड। और रामगढ़ हिल्स ये छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है अबोर मिसमी डबला हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश में तीनों। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है। लोसाई पहाड़ियाँ ये मिजोरम में है। ठीक है, और बाबू बूदन की पूछा जाएगा पहाड़ियाँ तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो वो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका जो मुख्यालय वो है लखनऊ। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो अधिनियम है वो है 1989 का। जो इसको मतलब विनियमित कब किया गया था? इसे विनियमित मतलब रेगुलेट कौन करता है इसको? वो आरबीआई करती है। ठीक है, अगला है सिडबी का समाचार पत्र कौन सा है? देखो इसका समाचार पत्र का नाम है माइक्रो फाइनेंस पल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना में सिडबी का योगदान कितना है? तो आपसे योगदान पूछाएगा तो पूरा 100% है। ठीक है, कितना? 100%। मुद्रा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। देखो इकोनॉमिक्स में फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी बैंक की पूछ सकता है, किसी संगठन की पूछ सकता है, किसी संस्था की पूछ सकता है। तो जैसे मुद्रा योजना है तो उसमें मुद्रा की फुल फॉर्म पूछिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये 8 अप्रैल 2025 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SPMC सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों